मुझे नहीं पता उस बेटे को किस लिए छोड़ा गया। इस मुल्क के पास कोर्ट और कानून क्या कहता है। मैं आज वो कविता कह रहा हूं जो कुमार तुमने भी ना सुनी होगी, जिसके बहुत बड़े बलबूते पर तुम्हारी सरकार दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाई। ये भी सड़कों पर थे उन दिनों पर, ये भी लाठियां खा रहे थे। उसी दरवाजे के आसपास कहीं मैं भी था। इस देश के अंदर एक अपराधी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि वो 6 माह कम था। प्रबुद्ध ने एक लाइन लिखी है, जुर्म बालिग है, उम्र नाबालिग है। आप बढ़िया शेर कहा लड़के ने, वाह। ये तो कानून की जगहंसाई है साहिब। प्रबुद्ध सौरभ, प्रबुद्ध हमारे छोटे भाई का शेर है, जुर्म बालिग है, वाह। उम्र बालिग है। ये तो कानून की जगहंसाई है साहिब। हमारे पास कानून नहीं है। हमने उस बेटी को सिंगापुर भेजा। मेरे को वो पीड़ा पड़नी है, आंसुओं के दरवाजे से आक्रोश की भाषा तक चली जाए तो मेरा कहना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होगा। आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है, ओठ नहीं भींचे हैं हमने चीख दबा रखी है। मैं उस चीख को आक्रोश की भाषा तक ले जाना चाहता हूं। हमने पूछा दिल्ली की सरकार से कि आपने उस लड़के को फांसी के तख्ते तक क्यों नहीं पहुंचाया। कहने साहब हमारे पास कानून नहीं था। हमने कहा कि आपके पास कानून नहीं था तो आपने उस लड़की को सिंगापुर क्यों भेज दिया। कहने लगा हमारे पास में हॉस्पिटल नहीं था इसलिए मैंने सिंगापुर भेजा। इंदौर के लोगों में कानून के गवाही में दिल्ली से एक डिमांड करना चाहता हूं, यदि आप साथ दें तो फिर एक बार पूरी तालियों से, आक्रोश भरी ताली से मेरा साथ दीजिएगा। मैं दिल्ली से कहना चाहता हूं यदि आपके पास हॉस्पिटल नहीं है तो आप उसे सिंगापुर भेज सकते हैं। जब आपके पास कानून नहीं है तो उसे दुबई के कानून के हवाले क्यों नहीं कर देते। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से। विनीत चौहान शुरू होना चाहता है। मेरी बेटी पढ़ती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। जिस दिन यह फैसला आया उसने रोते हुए मुझसे फोन किया, पापा क्या यही न्याय है हिंदुस्तान का। जिस दिन फोन नहीं मिला, जिस दिन यह घटना घट रही थी कुमार, मैंने फोन किया मेरी बेटी संस्कृति को जो दिल्ली मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही थी, तो मेरा फोन नहीं मिला। कल्पना कीजिए उस पिता पर क्या बीती होगी जब इस दरिंदगी की घटनाएं खबरों में आ रही हों और मुझे मेरी बेटी से बात नहीं किया जा रहा हो। मंगल नसीम का एक शेर मेरे जहन में था, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, कहीं आपके कलेजे पर ठक से लगे तो अपने उस चीत्कार को तालियों में तब्दील कीजिएगा। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, और भाई लिवाने पहुंचा बहना को गांव तो जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी। बहुत अच्छे। मैं उस दिन नजर मिलाने के काबिल नहीं था अपनी बेटी से। जब उसने कहा कि पापा आपका पुरुष क्या इतना क्रूर होता है, वो आंसू बहाने लगी, रोने लगी। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटे हो, आंसू तुम्हारी तकदीर में होने भी नहीं चाहिए। यहां मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भतीजियां बैठी हैं, मैं उनसे कहता हूं जो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैं वीर रस का कवि हूं तो मैं सवाल आंसुओं से नहीं लिखना चाहता हूं, मैं अंगारों की भाषा से लिखना चाहता हूं कि फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से। बड़े लोग यहां बैठे हैं, मेरी इस भाषा को शायद पहली बार सुन रहे होंगे। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का। दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। श्रद्धेय बैरागी जी, हम एक ही बात करें, दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। मैंने सुना है कि शिकागो के अंदर जिस समय स्वामी विवेकानंद भाषण दे रहे थे तो एक सुंदर युवती उनके पास आई। कहले स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कहले मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो। कहले मैं चाहती हूँ तुम जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां तुम आज से मुझे ही अपना पुत्र समझो। क्या चरित्र दिया इस देश ने। छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति एक खूबसूरत बेगम को पकड़ के लिया है, प्रतिपक्ष की को। कहने लगे महाराज आपके हरम के लिए मैं एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। और फिर गोहरबानो की तरफ देखकर बोले, गोहरबानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती ना तो मैं भी इतना खूबसूरत हुआ होता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा हैं बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को, शायद मेरी तलाश पूरी हो। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को, नारी में जो देवी देखें भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखें भारत के वीर जवानों को। गर कीर्ति गर सूर्य पताका, मेरी पंक्ति सोचे शायद मेरी चिंता भी यही है, गर कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में, और मैं दिल्ली की सरकार से नहीं, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं एक ही कानून मांगना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, केवल वो मेरे समर्थन में तालियां उठाएं इस पंडाल में जो मेरे इस कानून की मांग करते हो। न रखते हो आप खामोश रहिएगा। विनीत चौहान अकेला भी इस कानून की मांग करता रहा तो मैं अकेला करूंगा। यदि आपको लगे कानून अब जरूरी है इस मुल्क में, तो एक एक श्रोता की हाथ खड़े करके ताली मैं इस कानून में देखना चाहता हूं। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। यही वो युवा पीढ़ी थी जो तिरंगे लेकर उसके लिए सड़कों पर चली गई थी। मैं कैसे कह दूं कि पीढ़ी भटक रही है। बहुत अच्छे विनीत, वाह। फूल के साथ यदि अंगारों की भाषा हो जाए तो कौन बड़ी बात है। मैं उन सैनिकों के लिए कुछ बातें करना चाहता हूं जिनके सरहदों पर अभी पठानकोट के अंदर शूटआउट में जिनके हमने शव देख लिए हैं, और दिल्ली अभी तक उनके बारे में खामोशी के गीत गा रही है। मैं मानने को तैयार नहीं कि 10 लड़के चलें पाकिस्तान से किसी सुरंग के जरिए और आकर के गुरदासपुर में हमले कर दें, पठानकोट में हमले कर दें, बिना इसके कि हमारे यहां का कोई गद्दार उनके साथ शामिल न हुआ हो। ये बात मेरे गले नहीं उतरती है साहब। मैं एक छोटी सी कविता कह देता हूं आपकी जागृति के लिए। स्वागत है विनीत। न्यूज नेशन के ऊपर अभी पिछले दिनों एक चैनल ने इसे टेलीकास्ट किया है। कुमार भी बाघा बॉर्डर पर थे, मैं भी था। 67 साल में पहली बार बाघा बॉर्डर पर कवि सम्मेलन हुआ है, जहां पर फ्लैग रोटेटिंग परेड होती है। मेरे दोस्त कई बार मुझसे कहते हैं, जब मैं वीरस की कविताएं पढ़ता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ता हूं, स्पेशली कुमार कई बार कहता है, यार ये कविताएं तू लाहौर जाके क्यों नहीं सुना देता। इसमें तो जाने के लगेंगे। तो मैंने एक दिन बहाना लगाया इससे, मैंने कहा ऐसा है यार, वहां पर वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, किराया बहुत लगता है। तो अगले ने ऐसा ही बारीक उत्तर दिया, कहला एक तरफ का किराया मैं दूंगा। अब तो आप समझ गए होंगे, ऐसे दोस्त के रहते मेरे को कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छे, वाह जोई साहब। सुन लीजिएगा, वो छोटी सी कविता है। बस कल्पना ये करेगा विनीत चौहान इंदौर में कविता नहीं पढ़ रहा है, मैं बाघा बॉर्डर पर कविता पढ़ रहा हूं उसको। यह विश्वास न हो तो विनीत चौहान यूट्यूब पर 14 अगस्त लिख करके टाइप कीजिएगा। यदि एक भी शब्द इधर से इधर हो तो मेरा नाम लेके थूक देना कि विनीत चौहान यहां क्या बोल रहे थे, और बाघा बॉर्डर पर गए, लाहौर सामने था, तुम्हारी भाषा क्या हो गई थी। विनीत चौहान बोलना चाहता है, क्योंकि बचपन में कभी मैंने सुन लिया था, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। यह विश्वास अंबर जी क्या पंक्तियों का मेरे मन में था। मैं कहता हूं कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। बस मैं फिर कह रहा हूं, कल्पना यह ना करें कि विनीत चौहान यहां कविता पढ़ रहा है। मेरी हिम्मत को दाद देना कि मैं लाहौर बॉर्डर पे 3 फुट दूर कविता पढ़ रहा हूं, और 2 मिनट बाद मेरे पीछे सैनिकों की हलचल शुरू होगी। आप यूट्यूब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरे। एक एसपी से बड़ी इन दिनों पूछताछ हो रही है, तो मैंने प्रश्न बहुत पहले उठा दिया था कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अब मेरे साथ शुरू हो जाएगा, मैं कविता शुरू कर रहा हूं। वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का, गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बोल तो रहा हूं। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, ये स्वर हिंदुस्तान के प्रधानों का, हमारे यहां आतंकवादी न भेजे। इस तरह रुकते हैं। माफ करें साहब, 65 करोड़ रुपए खर्च किए हमने एक आतंकवादी की फांसी के तख्ते तक पहुंचाने तक। एक कसाब के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने 4 चैनलों के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं तो मुझे कल टोक दीजिएगा, तुम गलत बयान देकर गए थे। हमने मेनन जैसा महंगा वकील उपलब्ध कराया उसके लिए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकारों से, क्या अमेरिका ने किसी से पूछा था लादेन टेररिस्ट है कि नहीं है?
क्या उसने कोई महंगा वकील उपलब्ध कराया था? 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका, पाकिस्तान की फोर्स की नाक के नीचे से खींच के लादेन को बाहर निकाला, वहीं पर डेड शूट किया, अपने विमान में उठाया और हमेशा के लिए समंदर में ठोक दिया। तब मिटता है टेररिज्म जाकर के, ऐसे नहीं मिटता जैसे हम मिटाना चाहते हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। हिंदुस्तान के 14 आईपीएस ऑफिसर इस समय जेल के सीखचों के पीछे बंद हैं, जिसमें विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। छोटे मोटे कांस्टेबल बंद नहीं करे हमने। मैंने पूछा कि क्यों बंद किया? कहना इन्होंने आतंकवादी को गोली मार दी थी, तो मैंने कहा हलवा खिला देते उसको। इस मुल्क में राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोहियों में यह मुल्क कब अंतर करना सीखेगा? क्यों हो रहे हैं हमले? मैं एक बारीक सा इशारा कर रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। मैं आपकी हथेलियों में वीर रस की तालियां नहीं, चिंगारियां देखना चाहता हूं। उठो नया कानून मांग लो। मैं फिर एक कानून की मांग कर रहा हूं, दावा करता हूं आज नहीं तो कल दिल्ली को फैसला मानना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं आपके पास में। उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके। वीर शहीदों की माएं यासीन पर गोली मारे, बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। बहुत अच्छे विनीत। जिस दिन यह कानून बनेगा इस मुल्क में, उस दिन कोई अफजल एप्लीकेशन लेकर के राष्ट्रपति के दरवाजे पे नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग तो एक गाल पे चांटा मारो तो दूसरा गाल प्रस्तुत करते हैं। वो तो तीसरा था नहीं, वरना इंतजाम उसका भी किया होता इस मुल्क ने। क्या व्यवस्थाएं हैं सर? हमने, जैसा मेरे छोटे भाई ने कहा, कि हमने बड़े उम्मीदों के साथ दिल्ली पर एक शेर को भेजा कि अब तो तस्वीर बदलेगी साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 67 साल में बैरागी जी राजनीति के और हमारे सत्तन जी दोनों राजनीति के दो शिखर पुरुष हैं। विचारधाराएं विपरीत हो सकती हैं, लेकिन दोनों सत्य की अदालत के पहले और सख्त बयान हैं। मैं उनकी उपस्थिति में अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। क्या 67 सालों में आपने कभी इतने पाकिस्तान के झंडे पहले कभी कश्मीर में देखे जितने पिछले एक साल में देख लिया आपने? क्या इतने आईएसआई के झंडे पहले कभी देखे? तो मैं अपने कुनबे के बड़े बेटे से शिकायत करने जा रहा हूं, और ठीक लगे तो मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं लाल किले से आवाज उठा सकूं इस साल कि पूरी घाटी तो दहल उठी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। मेरा साथ दीजिएगा, शायद मैं कमजोर तालियों में पढ़ रहा हूं। और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। 56 इंची सीना है तो, अब तैयार हो जाए पंडाल एक बार, 56 इंची सीना है तो इंतजार मत और करो। गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। कश्मीर में ये आवाजें उठती हैं कि लोकतंत्र तो इसलिए सफल हो गया क्योंकि हमारे यहां पर आतंकवादियों ने मेहरबानियां की हैं, पाकिस्तान की कृपाएं हो गई हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा, ये देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, मुझे लगता है उन 52,000 बेटों के खून का अपमान है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों की मेहरबानियां जो पर्वत की चोटियों से ढलता हुआ कश्मीर की घाटियों में बह चला है। मैं आज की रात सेना और पुलिस का अपने आप को वकील मुकर्रर करते हुए बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा, ये देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी नेताजी इसका, आपकी खामोशी मुझे खल जाएगी इस बार, तुमको भी नेताजी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। फारूक साहब कहते हैं कि ये तो हम पाकिस्तान में नहीं है, वरना वहां के पीएम होते। कश्मीर में है तो छोटे से सूबे के सीएम हैं। फारूक साहब आप सीएम यहां हैं, वहां पीएम होते कि नहीं होते, लेकिन एक काम जरूर होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। सच का पहला बयान जारी कर दूं तो पीछे तक के लोग मेरा साथ दें। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का, यहां से वहां तक मुझे साथ चाहिए, फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास बड़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े
होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं हिंदुस्तान की राजनीति के बहुत बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। जब जब कश्मीर का रोना रोया जाएगा तब तक उनको याद करना पड़ेगा। मैं केवल नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं, तालियों की हिम्मत आप जुटाइए। लेकिन यह तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, फिर एक इशारा कर रहा हूं, पकड़ जाइएगा इसको, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते। यहां एक गुरु गोविंद सिंह की पगड़ी बैठी, मैं एक भी गुरुद्वारे की तरह देख लूं इस पगड़ी को तो अपना मस्तक झुका लेता हूं। चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया हम लोगों ने सरदारों को। माफ करें साहब, ये चुटकुलों की कौम नहीं थी, ये हिंदुस्तानों के बलिदानों की सबसे बड़ा शिलालेख लिखने वाली कौम थी। आंकड़े बताते हैं। जिस सौभाग्य के दिन तुम ये पंक्तियां पढ़ रहे हो, मैं वही बोलने जा रहा हूं। आज 16 तारीख, अब तो मैं तो 17 में खड़ा हूं, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मैं खड़ा हूं, तो मैं उस बड़ी बलिदानी कौम को याद करते हुए बोलना चाहता हूं। 349वां जन्म है। 192 और 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं सर आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां बढ़ा कर सकती हैं इस आंकड़े को। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। हमारे बड़े कवि हरिओम जी लिखते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। इतिहास में उदाहरण नहीं मिला कि किसी मां के 4 बेटे और चारों के चारों इस तरह बलिदान हुए हों जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे। 2 चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए, 2 सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए फतेह सिंह और जोरावर सिंह। मुझे नहीं पता नई पीढ़ी क्या सुनना चाहती है और मैं क्या सुनाना चाहता हूं। यदि मैं विलोमोक्ति अलंकार का प्रयोग इस समय कर रहा हूं रसधर्मिता के परिवर्तन में, तो मुझे उस अपराध के लिए क्षमा किया जाए कि मैं गीत के सरोवर में क्रांति के क्यों अंगारे बो रहा हूं। मुझे लगता है आज के दिन यदि मैंने उन्हें याद नहीं किया गुरु गोविंद सिंह को, तो इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा। छोटे बेटे के गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। छोटे ने कहा, बड़े भैया डर गए लगते हो। कहला नहीं डरा नहीं, कल फिर रो क्यों रहे हो। बड़े ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। उसने कहा, छोटे रो केवल इसलिए रहा हूं कि दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। उधर दोनों बेटे चमकौर के युद्ध से वापस लौटे तो मां डर गई कि बेटे कहीं कायर तो नहीं निकल गए। उसने पूछा, वापस कैसे आ गए युद्ध से। कहले, मां प्यास लगी है, पानी पिला दो। मां की आंखों में लाल डोरे उभरे। कहला, शर्म नहीं आती, रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। चारों के चारों शहीद हो गए तो गुरु मां रोने लग गई। गुरु गोविंद सिंह के पास गई, कहले मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए। आकाश में सुनती हो कहीं गुरु गोविंद सिंह की आत्मा तो उन्हें उनके कृतज्ञ बेटे याद करके कुछ कहना चाहते हैं, ये कृतज्ञ राष्ट्र उनसे कहना चाहता है। गुरु मां रोने लग गई, कहने लगी मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह का बलिदानों का पथ जिस दिन तय किया था, ये परिणाम हमने उसी दिन सोच लिया था। कहले मेरे जीने का अर्थ बाकी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। मेरे रोंगटे खड़े उस जवाब को बोलते समय। मत बजाइए मेरी कविता पर तालियां। सुनता हूं आत्मा अजर और अमर होती है। कहीं वो चारों बेटे आकाश में कहीं सुन रहे हो तो आपकी तालियां इस अंबर तक पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। बहुत अच्छे विनीत, वाह। अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। एक कविता कुमार ने कह दी, मैं उसे कहकर कुमार को बुला देना चाहता हूं। ये कविता श्रद्धेय बैरागी जी हमारे वीरस के बड़े कवि यहां बैठे, इनके बाद दिल्ली पर उंगलियां उठना कविता मान ली जाती थी। राजनीति पर तर्जनी उठाने को कविता कह दिया जाता था। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि उसका हर गांव अपने एक पौरुष की, एक अपने बलिदान की एक अलग कथा रखता है।
बस एक छोटी सी कहानी है, उसको सुन लीजिएगा और कविता 3 मिनट में मैं पूरी कर देता हूं, जिसके लिए कुमार ने कहा है। राणा के पुत्र थे अमर सिंह, उदयपुर में उनका शासन था। तो उनके यहां चूड़ावत और शक्तावत 2 सरदार थे। दोनों के दोनों युद्ध में आगे लड़ने के लिए आतुर रहते थे। चूड़ावत आगे लड़ते थे, शक्तावतों को लगा ये गौरव का विषय है, ये हमें क्यों नहीं मिलता। उन्होंने अमर सिंह से कहा कि हम लड़ना चाहते हैं। राणा जानते थे कि मानेंगे नहीं चूड़ावत, तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी कि देखो ऐसा है, सामने एक किला है, इसके अंदर जो भी जाके अपनी सेना को लेकर पहले घुस जाएगा वो आगे लड़ेगा। दुनिया में सत्ता पाने के लिए संघर्ष बहुत हुए हैं सर, लेकिन बलिदान के लिए कोई कंपटीशन हुआ हो, यह विश्व के इतिहास का पहला उदाहरण है। आपके पास कोई दूसरा उदाहरण मुझे बताइए, मैं अगली बार उस पर कविता लिख लाऊंगा। मैं कविता शुरू कर रहा हूं, अब मैं बीच में कहीं नहीं बोलूं, कविता सुनिएगा आप। बहुत अच्छी। राणा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कल ऐसा युद्ध होगा जो इतिहास में अद्भुत होगा। सुने क्या है। राजस्थान, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। सदैव बैरागी जी आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, सत्यनंदा सुन चुके हैं। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं। कहते हैं राजस्थान में पानी बहुत कम है। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, पहली लाइन में मुझे साथ दे दीजिएगा, बाकी मैं फिर आपसे काम करा लूंगा। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर, मुझे अच्छा लगा आप कविता संभाल रहे हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भीम मेवाड़ वंश गौरव थे। चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए। क्या भाषा है मैं कविता का पहला बीज बोल रहा हूं, आए कविता के पार्की में देखना चाहता हूं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेष नाग फल डोले। बोले राणा आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है और भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। तो राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। और एक शर्त जो उन्होंने रखी, मैं उस पर आपका ध्यान चाहता हूं। उंठाला का किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक, मैं ध्यान चाहता हूं आपका, खुद के लिए नहीं लड़ना था। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। तो पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई रणभेरी गूंजी और दुंधवी बोली, मेवाड़ी सु चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। मैं मंच का ध्यान चाहता हूं, आपकी खामोशी तोड़ना चाहता हूं। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर 2 दूल्हे खड़े हुए थे। मेरा मन रखने के लिए ताली बजा देना, मैं दावा कर रहा हूं ये उपमा केवल मैंने लिखी है। मृत्यु दुल्हन की खातिर 2 दूल्हे खड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। कौन वरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर, आपकी तालियां थोड़ी और मुकरो तो मुझे अच्छा लगेगा। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। एक युद्ध का सीन देखें। भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर हरिदल काट रहे थे। दोनों योद्धा दुश्मन से यूं भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। मैं पहला सीन खड़ा कर रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं।
सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर गुर्राया। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, विनीत वाह। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनृत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी दर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ। तो विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। मैं आपकी फिर तालियां और दाद एक साथ चाहता हूं। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। तो हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। तो गज मस्तक को भिगो रही थी, मैं सर्वाधिक तालियां चाहता हूं इस दृश्य के ऊपर, गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था। बालू सिंह भी इधर रक्त के धारे बहा चुका था। अब बालू सिंह का हाथी एंटर कर रहा है। जैत सिंह को लग रहा है अब तो हमेशा ये आगे लड़ेगा, किले के अंदर घुस गया। जैत सिंह ने क्या किया, मैंने कहा इतिहास में दूसरा उदाहरण मिले मुझे बताइएगा। बलिदान का दूसरा उदाहरण मुझे मिला नहीं है। अद्भुत है, अद्भुत। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। बस अंतिम दृश्य सौंप पर विदा लेता हूं आपसे। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, वो कूदने ही वाला था बस, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। लगी तनिक ना देर, और इस बात पर ध्यान चाहता हूं मैं, शायद कविता को विषय से थोड़ा सा हटा रहा हूं। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। मैं पुरानी पीढ़ी का आशीष चाहता हूं। शीश कलम कर, मैंने कलम का दो तरह प्रयोग किया है। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मुझे विदा कीजिएगा, आपकी सर्वाधिक तालियां। कल जब हम इंदौर एयरपोर्ट से उड़े दिल्ली तक, तो आपकी तालियां पीछा करें कि वीर रस में मैंने कविता जैसा कुछ कह दिया है। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे शीश काट देने में। तो उनठाला का किला, एक एक हाथ तैयार हो जाए, मैं विदा हो रहा हूं आपसे। उनठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर ने शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर ने शीश